अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 193 है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, व्हेन एन एयर पैसेंजर टचेस द नॉब ऑफ द टॉयलेट डोर ड्यूरिंग अ फ्लाइट ही मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, व्हाई इट इज़ सो। इस क्वेश्चन के लिए जो बेसिक रीज़न है वो तो हमारे पास है, इट इज़ ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम बहुत सारी मेजर रीजंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो अगर आप सामने देखें तो इसके नंबर 1 जो रीज़न है उसमें लिखा हुआ है ड्राई एयर एट हाई एल्टीट्यूड। देखिए जो प्लेन है वो चूँकि हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद होता है और हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद जो एयर है वो ड्राई होती है। अब जो ड्राई एयर है उसकी नेचर है कि वो लेस कंडक्टिव होती है, ठीक है। इसका मतलब है जब वहाँ पर एयर लेस कंडक्टिव होती है तो जैसे ही कोई लेस कंडक्टिव एयर होने की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। जब जाकर कोई भी पर्सन उस हैंडल को टच करता है तो पर्सन के टच करने की वजह से चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए या फ्लो करने के लिए एक पाथ मिल जाता है और वो चार्ज पार्टिकल फ्लो करना शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। नंबर 2 है मूवमेंट एंड फ्रिक्शन। तो देखें प्लेन में मौजूद जो लोग हैं वो प्लेन में मूव कर रहे होते हैं ना, प्लेन की सरफेस पर कारपेट बिछी हुई होती है, उस कारपेट पर मूव करते हैं या प्लेन की सीट पर एक शीट दी हुई होती है, ठीक है। आप जब उस पर बैठते हैं उसके साथ टच होते हैं तो आपकी मूवमेंट की वजह से वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स बनती है और वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कॉज करती है इलेक्ट्रिसिटी को, जिसकी वजह से आपको एक शॉक फील हो सकता है। और नंबर 3 में लिखा हुआ है मेटल सरफेस। तो देखें जो डोर है वो एक मेटल सरफेस का होता है, जैसे ही आप जाकर उस डोर को टच करते हैं तो चार्ज पार्टिकल को एक रास्ता मिलता है कि वो मेटल सरफेस से फ्लो करके आपके हाथ की तरफ आएँ। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है इसके रिजल्ट में एक करंट जनरेट होता है जिसकी वजह से आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, ठीक है। सो बेसिक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 3 मार्क्स के लिए आपको ये 3 रीजंस यहाँ पर मेंशन करनी है। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है 3 मार्क्स के हवाले से जिस तरह आप इसको अटैम्प्ट करेंगे वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी नोट्स का लिंक, आप वहाँ से देख कर इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ विल द रेडियस ऑफ अ फ्लेक्सिबल रिंग चेंजेस इफ़ इट इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब एक तो उसने आपको बताया कि रिंग की नेचर है कि वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो जो रिंग है वो सर्कमफ्रेंस में एलोंगेट होगी या उसकी लेंथ में एलोंगेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है जब उसकी लेंथ में एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है या लेंथ में इंक्रीज़ प्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से उसका रेडियस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप रिंग को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देंगे तो रिंग में मौजूद चार्ज पार्टिकल और आपने उसको जो एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिए हैं उन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस होगी, बिकॉज लाइक चार्जेस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उनके दरमियान में मौजूद फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से उस रिंग की लेंथ में इंक्रीज़ आ जाएगा और लेंथ में इंक्रीज़ होने की वजह से आपको उसका रेडियस जो है वो लॉन्गर महसूस होगा। सो एक रीज़न आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द रिंग लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके सर्कमफ्रेंस में इंक्रीज़ प्रोड्यूस होगा और सर्कमफ्रेंस में इंक्रीज़ प्रोड्यूस होने का मतलब है कि रिंग का रेडियस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर गया है। The radius of the ring will increase because like charges repel each other and the force of repulsion causes the ring to stretch and increase in length। तो इस वजह से जो force of repulsion है वो रिंग को लेंथ में इंक्रीज़ कराएगी और जो रेडियस है वो ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीज़ होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन रियल लाइफ। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इंक जेट प्रिंटर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, फोटोकॉपियर मशीन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे पेंट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं? चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर हम इनमें से कोई भी एग्जांपल देखें तो हर एक केस में ऐसा ही होता है कि एक जगह पर चार्जेस जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। आप जब वहाँ पर, जैसे मैं स्प्रे पेंट की बात कर लूँ तो पेंट करने के लिए आप जो चार्ज पार्टिकल या जो भी पेंट आप गाड़ी पर स्प्रे करवाते हैं उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं। उन चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल है कि वो जो पहले कार की बॉडी है उस पर नेगेटिव चार्ज है और जो स्प्रे के अंदर आप स्प्रे कर रहे हैं, पेंट स्प्रे कर रहे हैं, उसके अंदर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से जैसे ही आप उस पर पेंट का स्प्रे करते हैं तो वो कार की बॉडी के साथ या जिस भी चीज़ को आप स्प्रे कर रहे होते हैं उसकी बॉडी के साथ जाकर स्ट्रिक हो जाता है, ठीक है। सो ये तीनों जो है वो, इन तीनों जो मैंने एप्लीकेशंस लिखी हैं इनमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ 2 पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल आर देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कनेक्टिंग देम। तो कह रहे हैं कि जी देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकॉज दे आर एट सेम पोटेंशियल। जब दो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होते हैं इसका मतलब उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर स्टूडेंट्स उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नेचर होती है कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं। जब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल ही सेम है, कोई हाई नहीं है कोई लो नहीं है, तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना तो है ही इम्पॉसिबल। तो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉइंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। कि अगर दो रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है, अगर ये हाई पोटेंशियल पर है और लोअर जो है रीजन वो लो पोटेंशियल पर है, तो तब चार्ज पार्टिकल की तब इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों सेम है तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बनने का तो सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ज़्यादातर हम कहते हैं कि ये मिलती जुलती बातें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि इट इज़ द रीजन अराउंड चार्ज वेयर अदर चार्ज फील्ड्स अ फोर्स। ये किसी भी चार्ज पार्टिकल के गिर्द वो रीजन होता है कि जिस रीजन के अंदर अगर कोई और चार्ज पार्टिकल आ जाए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे होते हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का लगना डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे। अगर वो जो दोनों चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हुए यानी कि लाइक चार्जेस हुए, या दोनों नेगेटिव चार्जेस हुए लाइक चार्जेस हुए, तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। ठीक है, फिर हमने लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली इसका फार्मूला F/Q होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है। ये बेसिक फ़र्क है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। और देखिए सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लिखा हुआ है इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेशली द साइज एट अ गिवन पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में जस्ट एक्सप्लेन करती है। और इसको हम लिखने के लिए देखिए मैंने मॉड लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ मैंने मॉड लगाया। मॉड मतलब वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड। देखिए एफ के साथ भी मॉड लगाया, क्यू के साथ भी मॉड लगाया। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब ये आपको जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करके देती है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की दो लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कूलम्स लॉ के डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते। लिमिटेशंस का मतलब ये होता है कि किन किन कंडीशंस में कूलम्स लॉ जस्ट अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सो नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू अ पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकली शेप चार्जेस। कि कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस पे और स्फेरिकली शेप चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास कोई भी नॉन स्फेरिकल शेप या इरेगुलर शेप चार्ज पार्टिकल है तो फिर उस केस में हम उस पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इट इज़ एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस मतलब जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर मौजूद होते हैं, रुके हुए होते हैं, उन पर हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो फिर मूविंग चार्ज पर स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस थे। इनकी जो मज़ीद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिंक में नोट्स अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से देखकर इनको मज़ीद एक्सप्लेनेशन इनकी नोट डाउन कर सकते हैं।